welcome to part 3 of chapter electricity. In this particular topic, we will try to understand a very famous law that you have heard somewhere, that is Ohm's law. अब तक हमने क्या पढ़ा? इलेक्ट्रिक करंट, फॉर्मूलाज, एसआई यूनिट्स, एवरीथिंग. पोटेंशियल डिफरेंस क्यों चाहिए, उसकी फॉर्मूला, एसआई यूनिट्स एंड एवरीथिंग. अब करंट मतलब आई और पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वी. करंट को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है इज कॉल्ड एज एमीटर. ओके. एंड पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है इज कॉल्ड वोल्ट मीटर. अब ये जो एमीटर है उसका सिंबल देख लेते हैं पहले. कुछ नहीं, सर्कल करके ए, ये प्लस और ये माइनस, इसमें भी वैसे ही सर्कल करके भी प्लस माइनस. रियल में जब आप कनेक्ट करोगे तब ये जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा ना एमीटर का, वो कनेक्ट होगा बैटरी के पॉजिटिव के साथ और ये नेगेटिव कनेक्ट होगा बैटरी के नेगेटिव के साथ. सिमिलर विद द वोल्ट मीटर. लेकिन एक डिफरेंस है. जब आप कनेक्ट करोगे एमीटर करंट मेजर करने के लिए, तब इसे आप कैसे लगाओगे? सीरीज में. और वोल्ट मीटर को कैसे लगाओगे? पैरेलल में. समझो, सीरीज मतलब जैसे ही कोई सर्किट है, ओके, माइनस या प्लस, सीरीज में लगाना मतलब कहीं पे भी अक्रॉस अलोंग द लाइन ऑफ द वायर. ये जो वायर है ना, इसी में कहीं पे भी आप लगा दो आप एमीटर. ऐसे पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ नेगेटिव, यहाँ पे कहीं पे भी लगा सकते हो. लेकिन क्या लगेगा? जहां जहां भी वायर जा रहा है उसी लाइन पे, जहां जहां भी करंट जाएगा उसमें अलोंग द लाइन और अलोंग द फ्लो ऑफ करंट, जहां जहां भी करंट जा रहा है वहां पे आप लगा दो कहीं पे भी. एमीटर लगेगा सीरीज में. ओके. वोल्ट मीटर कैसे लगता है? पैरेलल में. जैसे वायर है माइनस प्लस. ओके. बाकी सारे इंस्ट्रूमेंट अभी नहीं दिखा रहे हैं अप्लायंसेस. अब चलो रजिस्टर ले लेते हैं इसमें, वरना किसका वोल्टेज फाइंड करना ये नहीं पता चलेगा. रजिस्टर है आर. ओके. अब रजिस्टर के इन दो पॉइंट के बीच में अगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस वी फाइंड करना है तो मैं यूज करूंगा वोल्ट मीटर. और वो कहां लगेगा? यहां से एक वायर निकाल के इस तरह से वोल्ट मीटर लगेगा. दैट इज कॉल्ड एज पैरेलल. आर के पैरेलल में है ना. तो पहले तो हम फिक्स करेंगे कि कौन से दो पॉइंट के बीच में लगाना है, कौन से दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, वहां पे लगाओगे आप वोल्ट मीटर. तो वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज. ठीक है. प्रैक्टिकली भी याद रखना है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद रखना है. तो उसने एक एक्सपेरिमेंट किया, एक सर्किट लिया, उसमें उसने वोल्ट मीटर एमीटर ये सब लगाया. वोल्ट मीटर पैरेलल में और सीरीज में एमीटर. एमीटर करंट मेजर करने के लिए, वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए. अब उसने धीरे धीरे पोटेंशियल डिफरेंस कह सकते हो आप बढ़ाता गया और साथ साथ उसने देखा कि भाई करंट बढ़ रहा है कि घट रहा है. तो उसने अलग अलग पॉइंट लिया कि भाई इतने पोटेंशियल डिफरेंस पे इतना करंट, फिर और बढ़ाया, फिर कितना करंट आया. तो ऐसे करके उसने देखा. तो जब उसने ग्राफ बनाया ना, when he draw a graph between potential difference V and current I, potential difference y axis में और current x axis में, तब उसे जो पॉइंट्स मिले, अगर वोल्ट मीटर का रीडिंग 0 था तो करंट भी कितना था? 0. पोटेंशियल डिफरेंस 0 था तब करंट भी क्या है? 0 एम्पियर. फिर पोटेंशियल डिफरेंस थोड़ा बढ़ा है तो करंट भी थोड़ा बढ़ा, वापस थोड़ा बढ़ा है. ऐसे करते करते वो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाता गया, साथ साथ करंट भी बढ़ता गया. तो ये कैसा ग्राफ बना? पॉइंट्स को ज्वाइन करो, लीनियर स्ट्रेट लाइन ग्राफ. तो जो भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है वो क्या सजेस्ट करता है कि ये वाला फिजिकल क्वांटिटी और ये वाला फिजिकल क्वांटिटी दोनों एक दूसरे से क्या है? प्रोपोर्शनल. समझो प्रोपोर्शनल क्या होता है. एक क्वांटिटी को बढ़ाओ और दूसरी क्वांटिटी बढ़े, देन मैथमेटिकली उसको आप लिख सकते हो V प्रोपोर्शनल टू I, मींस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, व्हिच मींस V प्रोपोर्शनल टू I. यही है आपका ओम्स लॉ. जैसे ही आप पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते जा रहे हो, करंट भी बढ़ता जा रहा है. तो ये स्टेटमेंट हो गई ओम्स लॉ की. अब भाई हमें तो करना है क्वेश्चन सॉल्व.
न्यूमेरिकल सोल्व करने हैं, लेकिन वो कब सोल्व होंगे? जब फॉर्मूला मिलेगी। फॉर्मूला किसे कहोगे? यहाँ पे इक्वल टू की साइन होगी। यहाँ पे कहाँ पे इक्वल टू की साइन? तो फिर जैसे ही आप इक्वल टू की साइन लगाओगे, साथ साथ एक आएगा कांस्टेंट, एंड दैट कांस्टेंट, उसको इन जनरल तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहा जाता है। क्यों? प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए जो कांस्टेंट लगाओगे इसको लेस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। लेकिन बार बार प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्यों बोले? इसको नाम दे दिया गया आर से रेजिस्टेंस। तो ये हो गई ओम्स लॉ की फॉर्मूला, लेकिन स्टेटमेंट यहां से बनेगी V प्रोपोर्शनल टू I से, जो अभी आपने देखी। V इज इक्वल्स टू IR आप यूज करोगे फॉर्मूला बहुत सारे आगे जाके सीरीज में, पावर में, पैरेलल कनेक्शन में, हर जगह। तो दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ V इज इक्वल्स टू IR। अब देखो यहाँ पे ये तो V तो पता है आपको, पोटेंशियल डिफरेंस, I करंट है, R क्या है? रेजिस्टेंस। क्या होता है रेजिस्टेंस? इसके नाम में ही आता है टू रेजिस्ट। टू रेजिस्ट, रेजिस्ट मतलब टू अपोज। किसका अपोज? ऑफ करंट। समझो कि जब भी करंट फ्लो होगा, कोई भी मटेरियल हो, कंडक्टर हो, इंसुलेटर हो, तब उस मटेरियल की एक प्रॉपर्टी होती है जिसे कहा जाता है रेजिस्टेंस। अब जैसे ही करंट फ्लो करेगा उसको कौन अपोज करेगा? रेजिस्टेंस। अब आप समझो, किसी का भी रेजिस्टेंस कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। चलो टेक एन एनालॉजी, तो दो रोड है। अब चलो सेम सिचुएशन, इफ यू हैव टू रोड्स, एक रोड है जिसमें बहुत ट्रैफिक है, बहुत स्पीड ब्रेकर्स है, बहुत रफ रोड है, और एक रोड है जो बिल्कुल खाली है, नो स्पीड ब्रेकर, विथ वॉट एवर स्पीड यू कैन ड्राइव। तो कौन सा रोड चूज करोगे? जहां पे कम स्पीड ब्रेकर है, कम ट्रैफिक है, बिकॉज वहां पे आप मैक्सिमम स्पीड से ट्रैवल कर पाओगे। नाउ दैट ट्रैवलिंग विथ स्पीड इज योर करंट, और जो स्पीड ब्रेकर है वो क्या है? रेजिस्टेंस। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा स्पीड उतनी ही कम होगी, और जितने कम स्पीड ब्रेकर्स होंगे, जितना कम रेजिस्टेंस होगा उतनी स्पीड ज्यादा होगी। तो हम क्या कह सकते हैं? कोई भी मटेरियल का रेजिस्टेंस कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। ओके, रेजिस्टेंस मींस टू अपोज। कैसा रोड है? अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है, सीधी सी बात है, करंट कम फ्लो करेगा, अपोज ज्यादा करेगा ना वो। रेजिस्टेंस मींस टू अपोज। अब ये रेजिस्टेंस कम है, अपोज तो कर रहा है करंट को, लेकिन कम अपोज कर रहा है, तो करंट भी ज्यादा फ्लो करेगा वहां पे। ठीक है, तो दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन रेजिस्टेंस एंड करंट। अब मैं पूछूं कि भाई तो कंडक्टर में क्या होगा? आपको पता होगा कि कंडक्टर्स आर नथिंग बट द मटेरियल दैट अलाउज इजी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जहां पे इजीली करंट फ्लो कर जा रहा है, मतलब करंट ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। ऐसे मटेरियल जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसे आप क्या कहोगे? कंडक्टर, क्योंकि उसके अंदर से ही तो करंट इजीली फ्लो करेगा। जैसे 1 एम्पियर 1 वोल्ट डिफाइन किया, V इज इक्वल टू क्या है? IR। इसका यूनिट क्या है? V पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा यूनिट है वोल्ट, करंट का है एम्पियर। सिमिलरली ऐसा यूनिट ऑफ R is again based on the name of the scientist who discovered this law, ohm. ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। सिंबल है ये, ठीक है, दैट यू विल रीड एज ओम। हमें क्या चाहिए? 1 ओम। आर को सब्जेक्ट बनाओ, जिसको भी डिफाइन करना है उसको सब्जेक्ट तो बनाना पड़ेगा। आर इज इक्वल टू वी बाई आई। चलो यूनिट रख दो, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या था? ओम। 1 ओम इज इक्वल टू 1 ओम इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? 1 वोल्ट, और करंट कितना होगा? 1 एम्पियर। कैसे डिफाइन करोगे? चलो बोलो। When the potential difference between two points is 1 volt and the current passes through it, ये दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है इन दो के बीच में? 1 वोल्ट, और जो करंट उनके बीच में से पास करेगा वो क्या है? अगर 1 एम्पियर, तो रेजिस्टेंस को क्या कहोगे आप? 1 ओम। When the potential difference between two points is 1 volt and current passing through it is 1 ampere, then the resistance is said to be 1 ohm. ठीक है, that is how you will define। V is equals to क्या था?
आई आर। अब मुझे तो क्या देखना है, आर और आई के बीच में क्या रिलेशन है। आप यहाँ पे देखोगे दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, तो आपको लगेगा भाई मल्टीप्लिकेशन में है तो रिलेशन कैसे फाइंड करोगे, दोनों इक्वल टू के अलग अलग साइड होने चाहिए। चलो तो आई को सब्जेक्ट बनाते हैं यहाँ पे। ओके, जैसे ही आई को सब्जेक्ट बनाओगे व्हाट यू विल गेट, v बाई आर। आर मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में जाएगा। अब देखो आर है डिनोमिनेटर में और इक्वल टू के उस साइड न्यूमरेटर में है आई, विच मीन्स इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। अगर वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट हो तो यू कैन से दैट आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। जो अगर एक चीज बढ़ा रहे और दूसरी भी बढ़ रही है तो दोनों न्यूमरेटर में लिखोगे, विच मीन्स वन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अदर। लेकिन एक चीज बढ़ा रहे और दूसरी घट रही है तो उसको कहा जाता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जैसे ही रेजिस्टेंस बढ़ेगा करंट घटेगा और रेजिस्टेंस घटेगा तो करंट बढ़ेगा। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं ओम्स लॉ का, देन वी विल कंक्लूड दिस टॉपिक। आपका एक टॉपिक है ऑन व्हाट फैक्टर्स रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल डिपेंड्स। कौन कौन से फैक्टर्स पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, दैट इज आवर नेक्स्ट टॉपिक। पहले लेंथ के बारे में देख लेते हैं। अब ओम ने क्या किया, एक पर्टिकुलर लेंथ ली वायर की इतनी, ओके, फिर उसका उस पर्टिकुलर लेंथ ऑफ वायर का एम मीटर लगा के करंट और वोल्ट मीटर लगा के पोटेंशियल डिफरेंस। आई इज इक्वल्स टू क्या होता है, आर इज इक्वल्स टू वी बाई आई। अब रेजिस्टेंस तो वो मेजर कर नहीं पाएगा डायरेक्ट, उसने क्या किया, इसमें उस पर्टिकुलर वायर में सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर लगाया और करंट मेजर करने के लिए एम मीटर लगाया। उन दोनों का यूज करके डिवाइड करके उसने रेजिस्टेंस फाइंड किया। फिर उसने क्या किया, लेंथ बढ़ाई। ओके, L1 है, L2 है, यू नो दैट L2 इज ग्रेटर देन L1। लेंथ बढ़ाई वायर की, ठीक है। अब फिर वापस उसने पोटेंशियल डिफरेंस और करंट मेजर किया, लेकिन इस बार जो रेजिस्टेंस आया वो क्या आया, बड़ा, मतलब सेम नहीं आया रेजिस्टेंस। जैसे ही उसने लेंथ बढ़ा दी, प्रैक्टिकली जब उसने वोल्ट मीटर से पोटेंशियल डिफरेंस और एम मीटर से करंट मेजर किया तो रेजिस्टेंस क्या मिला, इनिशियल वैल्यू से ज्यादा मिला। मतलब क्या हुआ कि जैसे ही लेंथ बढ़ाई वैसे ही रेजिस्टेंस बढ़ा, और मैथमेटिकली उसे क्या लिखा जाता है, व्हेन one quantity increases and other quantity also increases, that is represented by proportionality sign. So resistance is directly proportional to the length of a conductor. कि कंडक्टर की लेंथ बढ़ाओ तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, बढ़ भी रहा था। अब दूसरी बार उसने ये सोचा कि भाई देखते हैं थिकनेस के साथ रिलेशन है। जैसे ये मार्कर है तो इसकी भी कुछ थिकनेस होगी ना, कट करोगे तो इतनी सी कुछ थिकनेस मिलेगी, ये थिकनेस दिख रही है इतनी। लेकिन जब आप कट करोगे, वायर भी तो क्या है, सिलेंडर, तो यहाँ पे अब जब बोलूंगा मैं थिकनेस या फिर एरिया, तो सिलेंडर का एरिया नहीं लोगे आप, एरिया क्या लोगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। कट करोगे तो क्या मिलेगा, सर्कल, तो सर्कल का एरिया, ठीक है। क्वेश्चन सोल्व करते टाइम ध्यान रखना है। तो अब उसे चेक करना था कि रेजिस्टेंस और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के बीच में क्या रिलेशन है, रेजिस्टेंस और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। चलो ये वायर है, यहाँ पे आप कट करोगे तो उसका कुछ रेडियस होगा, मींस कुछ एरिया होगा, A1 कह देते। फिर उसने उस वायर को रिप्लेस किया एक बड़े से ज्यादा थिकनेस वाले वायर से। थिकनेस बढ़ गई मतलब रेडियस बढ़ गई, मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ गया। इसका रेडियस क्या होगा, इसका R1 है तो इसका R2, सीधी सी बात है, R2 इज ग्रेटर देन R1। इसका रेडियस ज्यादा है और इसका अगर एरिया कहूं मैं A2, तो एरिया भी पिछले वाले से ज्यादा है। जैसे ही उसने एरिया बढ़ाया फिर उसने इसका रेजिस्टेंस मेजर किया और इसका रेजिस्टेंस मेजर किया। कैसे मेजर किया, वापस वही वोल्ट मीटर लगा के पोटेंशियल डिफरेंस, एम मीटर लगा के करंट, डिवाइड करेगा, रेजिस्टेंस मिलेगा। तब उसे क्या मिला कि जैसे ही वो एरिया बढ़ा रहा था रेजिस्टेंस घट रहा था, मतलब पहले का रेजिस्टेंस ज्यादा आया और दूसरे का रेजिस्टेंस कम आया, विच मींस R1 ग्रेटर देन R2। तो
अब इसको कैसे लिखे कि एक चीज बढ़ रही है और दूसरी घट रही है? अभी कहा मैंने, एक आएगा डिनोमिनेटर में तो दूसरा आएगा न्यूमरेटर में। तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। दो चीज पता चली कि रेजिस्टेंस लेंथ के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आर प्रोपोर्शनल टू एल, और रेजिस्टेंस एरिया के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, अब यहाँ पे एरिया आप आगे क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम ध्यान रखना, एरिया क्या होता है सर्कल का? पाई आर स्क्वायर। अगर वो रेडियस आर ना दे आपको तो डायमीटर देंगे, तब आप क्या फॉर्मूला यूज करोगे? बिकॉज रेडियस और डायमीटर के बीच में क्या रिलेशन होता है? डायमीटर का आधा क्या होता है? रेडियस। मतलब r इज इक्वल्स टू डी बाई टू, तो r की जगह डी बाई टू रख दो डायरेक्ट, उसका स्क्वायर। तो एरिया विल बी पाई डी स्क्वायर, टू का स्क्वायर 4। तो कभी कभी आपको अगर क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम डिफिकल्टी आए तो अगर डायमीटर दिया है तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करने लिए। फिर ये भी देखना है कि भाई मिलीमीटर या माइक्रोमीटर में तो नहीं दिया है। देखो अगर मिलीमीटर में दिया हो, मिलीमीटर, तो मिली का मतलब होता है 10⁻⁻3, तो 1 मिलीमीटर क्या हो गया? 10⁻³ मीटर। और माइक्रो में दिया हो तो पहले ऐसा यूनिट तो मीटर है ना भाई लेंथ का, और एरिया का क्या होगा? मीटर स्क्वायर। तो माइक्रो हो तो उसकी जगह क्या लिख देना है? 10⁻⁶ पर मीटर एज इट इज। दैट इज इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 भाई हमने कहा कि दो अलग अलग इक्वेशन क्यों रखे? कंबाइन कर दो, ऐसे कंबाइन करो कि मीनिंग चेंज ना हो। तो चलो r प्रोपोर्शनल टू l, इसको डिवाइड कर दो ना भाई ऐसे, क्या दिक्कत है? कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2 ऐसे ही नहीं कंबाइन कर सकते, लेकिन मीनिंग चेंज नहीं हो रहा। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर। लेंथ बढ़ाओ रेजिस्टेंस बढ़ा, और एरिया बढ़ाओ रेजिस्टेंस घटेगा, तभी तो डिवाइड में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब वापस इक्वालिटी की साइन चाहिए तो इक्वालिटी की साइन रख दो, तभी तो न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। लेकिन whenever you remove proportionality sign you have to put a proportionality constant। अब वो proportionality constant यहां पे है रो। क्या है ये? इस तरह का सिंबल है, P जैसा, P नहीं, P जैसा सिंबल। पढ़ा क्या जाता है इसे? रो। ओके, अब क्या है ये रो? पहले तो कह दिया मैंने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। जैसे रेजिस्टेंस आया था V इज इक्वल्स टू आई आर में, वैसे ही R इज इक्वल्स टू रो L बाई ए, ऐसे ही फॉर्मूला याद रखनी है। तो रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल डिपेंड्स ऑन 4 फैक्टर्स। 3 देख लो पहले। R इज इक्वल्स टू रो, मतलब पढ़ोगे रेजिस्टिविटी, लेकिन है क्या? पढ़ोगे रो मतलब है क्या? रेजिस्टिविटी। ये लेंथ ऑफ कंडक्टर, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल डिपेंड्स ऑन रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और एक चीज है जो अभी फॉर्मूला में नहीं दिख रही है आपको, लेकिन जब हमने ओम्स लॉ या फिर ओम्स लॉ वाला एक्सपेरिमेंट किया था कि भाई V और I के बीच में क्या रिलेशन है, तब हमने एक चीज कांस्टेंट रखी थी, वो चीज थी टेम्परेचर। तो ओम्स लॉ जब आप डिफाइन करो तब भी वो चीज ध्यान रखनी है कि व्हेन टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। तो टेम्परेचर कांस्टेंट रखा था, क्यों? क्योंकि टेम्परेचर चेंज करो तो भी करंट चेंज हो सकता है। ओके, और टेम्परेचर चेंज करो तो भी रेजिस्टेंस भी कैन आल्सो चेंज। तो रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल डिपेंड्स ऑन 4 थिंग्स। पहला है नेचर ऑफ मटेरियल। अरे भाई नेचर कहां से है? सब मटेरियल की रेजिस्टिविटी क्या होती है? अलग अलग। एक कॉपर है, एक सिल्वर है, एल्यूमिनियम है। क्या डिफरेंस है तीनों में? रेजिस्टिविटी का। कोई भी वायर हो उसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी? एक फिक्स वैल्यू। ओके, वो फिक्स वैल्यू, लेकिन दूसरे मटेरियल के साथ रेजिस्टिविटी चेंज हो जाएगी। ओके, एक बॉक्स दिया गया है पूरा, उस बॉक्स को आप देखो ध्यान से। ऊपर दिए गए कंडक्टर्स, नीचे उसके नीचे एलॉयज और फिर इंसुलेटर। सबसे कम रेजिस्टिविटी किसकी है? कंडक्टर्स की, उसके बाद अलॉय और उसके बाद इंसुलेटर की। उस तरह से उनके एप्लीकेशंस भी है। तो रेजिस्टिविटी इज नथिंग बट रो। और चौथा आपका फैक्टर आ गया टेम्परेचर। तो रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल, लेंथ ऑफ कंडक्टर, एरिया। अच्छा, नेचर ऑफ मटेरियल ना बोलना हो तो यू कैन राइट रेजिस्टिविटी आल्सो। ओके, नेचर ऑफ मटेरियल मतलब मटेरियल चेंज करो तो चेंज हो जाए, दैट इज कॉल्ड एज नेचर ऑफ मटेरियल।
तो 4 फैक्टर हुए। अब भाई अगर मैं पूछूं कि भाई रेजिस्टिविटी का यूनिट बताओ, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, सबकी यूनिट रख दो, फिर रो को सब्जेक्ट बना दो। चलो R इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए। हमें क्या चाहिए, रो का यूनिट चाहिए ना, तो रो को अकेला करना पड़ेगा, सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। मल्टीप्लाई में है तो जाएगा डिवाइड में एल, एरिया कहाँ पे डिवाइड में जाएगा मल्टीप्लाई में। चलो रो इज इक्वल्स टू आर का यूनिट है ओम, ए का यूनिट है मीटर स्क्वायर, ऐसा यूनिट है बेटा, और लेंथ का यूनिट है मीटर, एक एक मीटर कैंसिल, तो रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या हो गया ओम मीटर। तो जो आप टेबल देखोगे ना उसमें ध्यान से देखना, यूनिट लिखा है ऊपर छोटे अक्षरों में ओम मीटर। तो कई क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा क्वेश्चन तो आपको पता चलेगा कि पहले वायर का मतलब, पहले तो 2 वायर है, एक को नाम दे दे तो आप W1 और एक को दे दो W2, नामकरण भी करना आना चाहिए, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में। तो क्या है नाम, रेजिस्टेंस कितना दिया गया है, देखो फर्स्ट वायर का आई थिंक दैट इज 4 ओम। फिर कहा गया है, अगर लेंथ नहीं दी है, देखो उन्होंने कह दिया है कि लेंथ ही है L, ओके, जो सिंबल है ना वही लेंथ है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कह दिया गया है कि भाई कैपिटल ए ही है एरिया, कुछ नंबर नहीं दिया है, वेरिएबल दिए है, जैसे मैथ्स में आप एक्स लेते हो ना वैसे। फिर कहा गया है कि जो दूसरा वायर है वो सेम मटेरियल का है, समझो अगर ये कॉपर का होगा तो दूसरा भी कॉपर का, ये सिल्वर का होगा दूसरा भी सिल्वर का, 2 मटेरियल सेम है, तो मतलब क्या सेम होगा, अभी कहा मैंने रेजिस्टिविटी। तो अगर इसकी रेजिस्टिविटी रो है तो इसकी भी रेजिस्टिविटी क्या होगी रो, ये कॉपर होगा तो ये भी कॉपर, पता नहीं है ना कौन सा मटेरियल, लेकिन जो भी मटेरियल होगा रेजिस्टिविटी क्या होगी सेम, एज इट इज गिवन दैट द नेचर ऑफ मटेरियल इज सेम, मटेरियल्स आर सेम दैट्स व्हाई रेजिस्टिविटी इज सेम। ये तो हो गई लेंथ, इसकी लेंथ देखो क्या दी गई है हाफ, मतलब L/2। एरिया क्या दिया गया है डबल 2 है, और कहा गया है कि भाई रेजिस्टेंस फाइंड करो। तो पहले क्या करोगे आप, एक ऐसी फॉर्मूला चूज करोगे जो इन सबको कनेक्ट करती है, ओके, वही फॉर्मूला इसको भी कनेक्ट करेगी, इसमें भी तो वही फैक्टर है RLA रो, RLA रो, खाली वैल्यू अलग अलग है ना। तो इसको और इसको डायरेक्टली डिवाइड कर दो, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखो, R इज इक्वल टू क्या होता है रो L बाई A, ओके, जब रेजिस्टिविटी रो, लेंथ L और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A होता, इधर हमने R1 R2 अलग अलग नाम दिए क्योंकि पता नहीं है रेजिस्टेंस सेम है कि अलग अलग है, ओके, तो अलग अलग ही देखना है आपको। तो R1 क्या होगा, R1 will be equals to rho length of conductor L and divided by area of cross section A, whole divided by, या फिर इंडिविजुअल डिवीजन करो तो भी R1 किससे डिवाइड होगा R2 से, इज इक्वल्स टू, अब एक बार इज इक्वल टू लिख दिया, बार बार थोड़ी लिखेंगे। रो क्या है, रो ही है भाई, लेंथ क्या है ध्यान से देखना, लेंथ है L/2 और एरिया क्या है सेकंड वाले का 2 है। अब अगर ये स्टेप समझ आ गया तो आपका 60-70% क्वेश्चन तो यहीं पे सॉल्व हो गया, ओके। अब जिसकी भी वैल्यू आपको पता है वो वैल्यू रख दो, और जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल कर दो। पहले तो देखो ये आपको पता नहीं चलेगा कैंसिल हो क्यों रहा है, तो R1/R2 तो चलो वो तो पता लग गया, R1 की वैल्यू क्या है 4, रख ही दो ना, R1 क्या है 4, ओके, यूनिट क्लास में रखना है। रो L/A मैंने एज इट इज रखा। अब ये जो रो L/2 to the 4 होगा ना, ये ऊपर जाएगा तो रिवर्स, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहाँ जाता है मल्टीप्लिकेशन में, ना पता हो तो आज समझ लेना। अगर होल डिवाइडेड बाय इस तरह का रेशियो कुछ आ रहा है तो सीधा चला जाता है मल्टीप्लिकेशन में रिवर्स करके, क्योंकि अब डिवाइड करो या मल्टीप्लाई करो आंसर देखो सेम ही आएगा, लेकिन मल्टीप्लाई किससे करोगे उसका रिवर्स लेके 2 to the 4, और ये रो L डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। अब चलो रो कैंसिल क्योंकि सेम है, लेंथ LL कैंसिल, एरिया AA कैंसिल, क्या मिल रहा है देखो 4/R2 इज इक्वल्स टू क्या बचा इधर 4 डिवाइडेड बाय बस 4 ही बचा, R2 को जाने दो ऊपर, R2 ही तो फाइंड करना है, 4 जाएगा इधर डिवाइड में, जैसे ही 4 डिवाइड में जाएगा तो क्या होगा 4/4 विच मीन्स 1। तो रेजिस्टेंस ऑफ सेकेंड वायर
इज 1 यूनिट लखो 1 ओम। तो पहले रेजिस्टेंस कितना था 4 ओम, अब रेजिस्टेंस कितना हो गया 1 ओम। मतलब आप जब लेंथ हाफ करोगे, एरिया डबल करोगे, तो रेजिस्टेंस चेंज होगा। कितना चेंज हो रहा है 1/4 हो रहा है ना, तो रेजिस्टेंस इज 1/4 ऑफ द इनिशियल वैल्यू। ठीक है, तो इस टाइप का जितने भी क्वेश्चन है एक्सरसाइज में भी हम सॉल्व करेंगे, इन टेक्स्ट क्वेश्चन आल्सो वी विल ट्राई टू सॉल्व, जितने भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन कंसेप्ट क्या है, ट्रिक क्या यूज करनी है, ऐसी फॉर्मूला बनाओ जो इन सबको कनेक्ट कर रही है, और वही फॉर्मूला दोनों में अप्लाई करके डिवाइड कर लो। जो कैंसिल हो गया वो कैंसिल हो जाएगा, जो वैल्यू बची उसमें से जो गिवन हो गया वैल्यू रख दो, और जो अननोन होगी उसे सब्जेक्ट बना लो, फिर लास्ट में यूनिट रखना नहीं भूलना है। तो दैट इज हाउ Ohm's law or factors on which resistance of a material depends has a question like this. Okay, we'll be back to the next important topic of the video, resistors in series and parallel. Till then, goodbye. Physics works.